नमस्कार, मैं हैना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और जैसा आप सभी देख रहे हैं, ज्योति जी हमारे साथ बनी हुई हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में उनसे बातें करें और हम जानेंगे आज डिविजनल चार्ट 10 के बारे में, D10 के बारे में आज गहन चर्चा करने वाली हैं ज्योति जी। D10 को कहा जाता है हमारे कर्म की कुंडली है और इसे हम अपने आयुष्य से भी जोड़ते हैं। देखते हैं कि जब कर्मों की समाप्ति होती है तो हम इस जीवन से अलविदा कहते हैं। इसके बहुत सारे रहस्य हैं, राज हैं, पर आज हम बेसिक चर्चा करेंगे कि D10 कुंडली क्या कहती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको हम किस तरह से डिकोड कर सकते हैं। ऐसी बातें बताएंगे ज्योति जी जो बेसिक लेवल के भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, एस्ट्रो एंथुजियास्ट, उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो आइए इस चर्चा में शामिल होइए। बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। थैंक यू हिना जी। आज आप क्या बताने वाली हैं ज्योति जी? हिना जी, जैसे आपने बोला कि आज हम D10 पे बात करने वाले हैं, तो D10 को देखने के बहुत सारे रूल्स हैं जी। कभी कभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हाँ। इनफैक्ट वो दोनों चार्ट्स को इंटरमिंगल करना और सुपर इम्पोज करना, राइट, तो वो हम कंक्लूजन पे निकालना या एक बात कहना मुश्किल होता है। आज मैं आपको सिंपल बातें बताती हूँ। वाह। जो हमारी बेसिक से जुड़ी हुई है, जो हम एक्चुअली कभी यूज नहीं करते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑड इवन साइंस के बारे में मालूम होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे ऑड साइन है वो हमारे मैस्कुलाइन साइन है, मेल साइन है। इवन साइन हमारे फेमिनाइन साइन है। फेमिनाइन है जी। तो अगर आप वैसे तो हम स्टार्टिंग तो यहाँ से करते हैं कि हमारा D1 का लगन कैसा है, हमारा D1 का 10th कैसा है, सैटर्न कैसा है, और उसको D10 में भी देखा जाता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिक प्रोमिसेस इवन इन D1 एंड D10 कि आपकी लाइफ में कितनी ग्रोथ होगी, कितना आगे तक बढ़ेंगे, आपकी चाह कैसी है। हाँ। पर जब हम दशा की बात करते हैं, जब हम डायनामिक प्रोमिसेस की बात करते हैं, जब हम स्टैटिक प्रोमिसेस की बात करते हैं, तो उस केस में दशानाथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी नेचर जैसी भी हो, आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, जब आप उस जोन से निकल रहे हैं जो आपको वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहा अपना काम करने का, उसमें दशानाथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब मैंने आपको ऑड और इवन साइन के बारे में पूछा, आप मुझे ये बताइए हिना जी, कौन सा साइन है वो जो दूसरे के बारे में सोचेगा, कौन सा साइन है जो अपने बारे में सोचेगा? एक तो माई सेल्फ के बारे में जितनी भी ऑड साइंस हैं, जो फायर साइंस मेनली एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सब तो बिल्कुल गो गेटर्स हैं जी। और बिल्कुल जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने मेहनत से और अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं। दुनिया क्या कहती है, 4 लोग क्या कहते हैं, 8 लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में बिल्कुल सोचने का समय नहीं होता है उनके पास। और मेल साइंस होते हैं जितने भी ऑड राशियां मैं बता दूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे ऑड साइंस। और बाकी के जो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन्हें हम इवन साइंस कहते हैं, जिसके बारे में ज्योति जी बात कर रही थी जी। इसका मतलब ये है कि एक जो मेल है या जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, और फेमिनाइन एनर्जी गिविंग होती है, वो दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो अगर हमारा कोई ऐसा दशानाथ है, कोई ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जो हमारी MD है वो D1 में भी और D10 में भी मुझे ऑड साइंस में मिल रही है, इसका मतलब ये है कि चांसेस ऑफ माय ग्रोथ इज वेरी हाई, क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ कि आई वांट टू सी व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, आई वोंट वर्क फॉर फ्री। बट इन फेमिनाइन साइंस आप वो काम करोगे जिसमें शायद दूसरे का बेनिफिट भी हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ जरूर हो सकती है, बट योर थिंकिंग इज फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सोचने का रवैया आपका दूसरे का है। अब हम ऑड इवन के बाद चलते हैं तत्वों के ऊपर जी। जैसे आपने बोला, एज यू राइटली सेड कि 159 हमारी अग्नि तत्व राशियां हमारे ऑड साइंस भी हैं। बिल्कुल। तो ऑड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एंड अग्नि, तो अगर आपको दोनों मिलता है, अब ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, क्योंकि अग्नि तत्व राशियों में आपका जो भी प्लैनेट चाहता है D10 में, वो आपको ग्रोथ देता है, और बिना मेहनत मशक्कत के जी।
सिल्वर प्लेटर पे आपको ये अग्नि तत्व हेल्प करता है ग्रोथ में। राइट। पर आप मुझे ये बोलेंगे कि ये तो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है, अगर उसमें मार्स जाते हैं, सन जाते हैं तो ठीक है, जुपिटर भी जाते हैं तो भी ठीक है जी। पर अगर उसमें सैटर्न जाते हैं तो क्या होगा? जो कर्म कारक होते हैं वो तो नीच के जी, वो नीच के हो गए, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं हुई है। देखिए, एक्सॉल्टेशन और डेबिटेशन का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ योर टैलेंट टू योर फुलेस्ट। क्या आप अचीव कर पाए हैं अपनी काबिलियत को? आप पूरे उस रेंज तक पहुंचे, अपने हद पार किया आपने। एक्सॉल्टेशन का मतलब है कि आई एम कंप्लीट बाय माई सेल्फ, मेरे पास मेरे गुण हैं, मैं अपने जोन में हूँ। कोई भी प्लैनेट उच्च का या नीच का तब होता है जब वो अपने कंफर्ट जोन में जाता है या अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाता है, अपने तत्वों से बाहर जाता है, चाहे वो उसकी मित्र राशि क्यों ना। इसका मतलब ये है कि अगर शनि नीच के हो गए, नॉट टू फॉरगेट कि उनको अग्नि तत्व राशि मिली है, स्पेशली इन केस ऑफ लियो और इन केस ऑफ सजिटेरियस, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत आए, बहुत ज्यादा हैं। वो उच्च नीच यहाँ पे हम दूसरे पर्सपेक्टिव में मायने नहीं रखता जी। नीचता का मतलब ये भी हो सकता है कि आप मैन्यूवर करेंगे या आप शॉर्टकट्स फाइंड आउट करेंगे, मैनिपुलेटिव एनर्जी आ जाएगी जी। आप अपने काम करने में इक्वालिटी नहीं रखेंगे, तुला के गुणधर्म नहीं अपनाएंगे, आप सूर्य आप अपनी नीचता पर आ गए क्योंकि उसकी शनि नीच का हो रहा है जी। या सूर्य उच्च का हो रहा है, तो फिर वो एनर्जी आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? सैटर्न कैसे यूटिलाइज कर रहा है? Saturn is maybe utilizing in a negative way for his growth. The main focus is what? Growth. But the bottom line is कि growth होगी ही होगी। Right. जितने भी प्लैनेट्स आपकी इवन राशि में जाते हैं, सॉरी अर्थ त्रिकोण में जाते हैं, जो हमारी इवन राशियां भी बनती हैं, अगर अर्थ त्रिकोण में जाते हैं इसका मतलब है कि आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा प्लैनेट्स अगर आपके जलीय राशि में जाते हैं, आपको उस एरिया को अटेन करने के लिए किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, गुरु खुद से नहीं होगा। अच्छा। सो टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी योर की फोकस। आप इसको एक रेमेडी की तरह भी ले सकते हो। मतलब कि अगर आपका कोई एमटी का टाइम पीरियड चल रहा है, मेंटोर आपके जॉब को चार चांद लगाने में हेल्प कर सकता है जी। मैं कहती हूँ आपका स्टैटिक प्रॉमिस से क्यों ना हो, आपका 10th लॉर्ड या आपका लगन लॉर्ड इज इन अ वाटरी साइन, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग, यू आर गाइडेड बाय समवन। आप कहीं भी फंसते हो तो आई नीड हेल्प कहने से हिचकिचाइए नहीं। उससे आप छोटे नहीं हो जाते हैं जी। और अगर आपके ज्यादातर प्लैनेट्स वायु तत्व राशि में है तो यहाँ पे आपको पैसा ले दे के काम करना पड़ेगा। तो गिफ्ट्स, कनेक्शंस, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, इन सब के ये सब करके आप अपना काम निकलवाएंगे, जा सकते हैं। तो इसका मतलब एक जो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ दर्शकों के जो सहज मैं देख पा रही हूँ प्रश्न आएंगे कि D1 में दशमेश हमारे नीच के हैं और D10 में वही दशमेश उच्च के हो जा रहे हैं, तो इसको कैसे फलित करते हैं? तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो डिफरेंस है वो एक बार फिर से बता दीजिए ज्योति जी। देखिए, जब हम दशा को डिविजनल चार्ट्स पे लगाते हैं तो हम ये डेफिनेटली बोलते हैं कोई भी प्लैनेट अगर अपने डिविजनल चार्ट में जाके गेन ले रहा है, उसको वहाँ वही स्ट्रेंथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंसर्न्ड एरिया आपका इंटैक्ट हो रहा है। मतलब कि अगर मेरा वीनस D1 में तो बैडली इफ्लिक्टेड है, ठीक है, और वो D9 में भी इफ्लिक्टेड है, तो मुझे इतना तो पता लग गया है कि ये जो वीनस मुझे बुरा मुझे D1 में दिखा रहा है, वो बुरा मेरे रिलेशनशिप में होगा, पर व्हेन इट कम्स टू माय वर्क वो मुझे ग्रोथ दे रहा है। बहुत सही बात, ये दर्शकों को बहुत जानकारी वाली बात है कि उसका एक कारकत्व भले नीचता से इम्पैक्टेड हो रहा है, पर सारे ही नहीं। वो जब D1 D10 हम अपने कर्म और प्रोफेशन के बारे में जान रहे हैं और अगर वहाँ पे एग्जॉल्टेड है वो प्लैनेट, तो आपको उस लाइफ के उस एरिया से रिलेटेड सक्सेस जरूर देगा। हमने बात की थी कि पृथ्वी तत्व राशि में ग्रोथ जल्दी नहीं मिलती है। अब नीचता के बाद हम उच्चता की भी बात करते हैं। अगर मरकरी माया उच्च का हो जाए, फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि आप यूटिलाइजिंग योर एनर्जी टू योर फुलेस्ट, अब अपने तत्व में, अपने जोन में, और फिर आप ये भी बोल रहे हो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। पर ऐसा होता है ना हीना जी, हमें टैलेंट तो बहुत है पर हमें ग्रोथ जल्दी नहीं मिल रही है। मैं बहुत एड़ी चोटी एक कर रही हूँ, पर और ऐसा भी होता है कि आप में टैलेंट की कमी है और आपको ग्रोथ मिल रही है। बिल्कुल। सो योर ग्रोथ एंड योर टैलेंट हैज नो कोरिलेशन। अगर फिल्म इंडस्ट्री में आप देखें ज्योति जी, शो बिजनेस में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो
महानायक हैं, उनके कॉन्टेम्प्ररी बहुत लोग उनके जैसे ही टैलेंटेड थे या इवन उनसे ज़्यादा भी रहे होंगे, पर जो ग्रोथ मिली किसी चंद खास लोगों को, तो वो भी हम देखते हैं। और दूसरा ये भी देखते हैं एक तरफ कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट नहीं उतना होते हुए भी वो सफलता की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को देखते हैं। आपको वो सिंगर मालूम है, हार्डी सांडू? हाँ, वो बेसिकली वो क्रिकेटर थे। अच्छा। और वो इतने अच्छे क्रिकेटर थे, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी 2-3 दिन पहले। हाँ। कि मैंने फलाना को आउट किया, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी और ऐसी थी, और मेरा नेम नहीं आया फाइनल लिस्ट में, और वगैरह वगैरह। हाँ। तो टैलेंट की कमी तो उधर बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं थी, पर उनको उधर उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। नहीं, अब रिकॉग्निशन नहीं मिली। सिंगिंग में उनको देख लीजिए वो कहाँ पर है। एक बहुत So जाने it's माने all नाम है। about right time, along with the टाइमिंग, talent. यस जी। तो ये D10 की बात। और कुछ बात बताइए ज्योति जी। D10 में जैसे चतुर्थ भाव को बोलते हैं कि ये हमारे कर्मों का सुख भाव है। Right. किसी भी डिविजनल चार्ट का 4th हाउस उनका उस चार्ट का सुख भाव दिखाता है। तो यहाँ पर कैसी स्थिति बने तो हम अपने जॉब प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे, सुखी रहेंगे, और उससे काफ़ी मुझे एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं वो रहेगा। कैसी स्थिति में ज्योति जी? हिना जी, ये जो वर्ड है सेटिस्फेक्शन, इसको कौन डिफाइन करता है? जी, मैं। आप डिफाइन करते हैं ना? इसको आउटर वर्ल्ड कभी डिफाइन ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। आउटर वर्ल्ड की नज़र में मैं एक बहुत बड़ी फेलियर हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। राइट। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपका 10th हाउस 10th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, या आपको पैसे कमाने में दिक्कत आ रही है, वर्ल्ड perceives you as a struggler, बट यू आर वेरी हैप्पी विद योर एफर्ट्स, क्योंकि आपका 4th हाउस 4th लॉर्ड इंटेक्ट है। बिल्कुल। या हो सकता है कि दुनिया ऐसे आपको देखती हो कि यार इस बंदे के काम जैसा काम किया है, हाँ। काश उसका 1% भी हम कर पाए। हाँ। पर आप अंदर से खोखले हैं जी, एकदम डिससैटिस्फाइड है जी। आपको लगता है कि यार मुझे और करना है, मुझे और करना है, या मुझे ये करना ही नहीं था। भले नाम और शोहरत और पैसे मिले, लेकिन मुझे इसमें संतुष्टि नहीं है। मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो वो करना मैं तो पापा की वजह से यहाँ पर। हाँ, बिकॉज योर 4th हाउस 4th लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड। ओके, बहुत अच्छा। तो D10 का सप्तम भाव क्या बताता है ज्योति जी? ये जैसे हमने चतुर्थ भाव में अपने आप की बात की, स्वांतः सुखाय की बात की, तो क्या D10 का 7th हाउस पब्लिक परसेप्शन बताता है आपके जॉब को लेकर? बिल्कुल। जो हम D1 से बातें देखते हैं वो हम D10 के 6 और 7 से भी देखेंगे। अगर आपका D10 का 7th हाउस 7th लॉर्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप 10th हाउस 10th लॉर्ड से बनाता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन आपको कोई D1 में भी नजर आते हैं, तो वो आप उनको बोलेंगे कि आपका ध्यान बिजनेस की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। ओके। या पीपल विल कम अक्रॉस टू हेल्प यू इन योर फॉर योर ग्रोथ। पर अगर छठा इंपॉर्टेंट है, छठा अच्छा बैठा है, नहीं भी रिश्ता बनाना 10 से 6 लॉर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको जॉब ज्यादा फलेगी। मतलब 9 to 5 वाली बात। और लोग हमसे पूछते भी तो ना कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल। और स्टार्टिंग हमेशा देखो नेचर से होती है कि आपकी जॉब करने वाली नेचर है कि नहीं है कि नहीं। पर कई बार आपकी नेचर नहीं भी जॉब करने वाली है, आपको जॉब ही ज्यादा फलती है। अब अपना काम जब भी करते हो आप घाटे का सौदा करते हो। बिल्कुल। हाँ। उसमें 6 और 7 की इम्पोर्टेंस है। कंगाली में आटा गीला करके आते हो आप। बहुत अच्छी जानकारी दी ज्योति जी आपने। मुझे लगता है ये दर्शकों को बहुत ही समझ में आएगा ये वीडियो, और बहुत पसंद करेंगे। आपके मन में D10 को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं और ज्योति जी अपने सामर्थ्य अनुसार उसका जवाब जरूर देंगे। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू।